वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोग फिजिक्स में अभी तक पढ़ रहे थे गाउस लॉ और जो है आवेशों का सतत वितरण किस प्रकार होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग गाउस के नियम में जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोई तार है उस पर आवेश फैला हुआ है तो रेखीय आवेश वितरण के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर वो कितना होगा। तो चलिए हम लोग तो सबसे पहली एप्लीकेशन है किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग करेंगे। पहली एप्लीकेशन है रेखीय आवेश के कारण तीव्रता। या अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो तार अनंत लंबाई का होगा, ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, एक समान आवेशित होगा और उसके कारण हमको तीव्रता निकालनी है। तो सुनेंगे ध्यान से। ये कोई अनंत लंबाई का रेखीय तार है जिस पर कुछ धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ओके, इसके कारण इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर हमको बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। रेखीय आवेश है तो इस पर रेखीय आवेश है तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L या dQ/dL। ओके, ये इसका हो गया लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा कांस्टेंट होगा क्योंकि तार एक जैसा है और आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जैसा है। अब देखिए इसका हम कुछ एक पार्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए एक समझाना चाहते हैं, इसके बाद इसको हम डेरिवेट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, इसके कारण r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अगर मैं कुछ दूरी पर यहाँ पर एक अल्पांश लेता हूँ तो इसके कारण तीव्रता इधर की ओर होगी। ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ये एक समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ। अब इस इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक तो इधर चला जाएगा, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, इसको आप अल्फा ले सकते हो। तो इसके कारण जो डी कॉस थीटा का कंपोनेंट ये बन जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन पर 90 डिग्री पर एक यहाँ बन जाएगा डी साइन थीटा। ठीक इतनी ही दूरी पर, क्योंकि तार अनंत लंबाई का है तो इतनी दूरी पर यहाँ पर भी तो कोई अल्पांश होगा क्या, नहीं होगा। इसके कारण इंटेंसिटी जाएगी इधर की ओर डी, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रह जाएगा डी कॉस थीटा, जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा ऊपर की ओर बन जाएगा। अब सोचिए ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, एंगल ये बराबर हो ही जाएंगे आपके, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गया और ये दोनों इक्वल है तो थर्ड साइड इक्वल हो जाएगी और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, इसका थीटा और इसका थीटा। डी कॉस थीटा और इसका डी कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन पर हो गए तो इनके कारण इंटेंसिटी तो बाहर की ओर हो जाएगी, लेकिन इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है तो इसका डी कॉस थीटा जो ऊपर की ओर होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डी साइन थीटा नीचे की ओर होगा। चूंकि डी की वैल्यूज बराबर है तो दूरी बराबर है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है, तो इसकी जो डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा, यही नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर इसका यहाँ ये कंपोनेंट इसका ये पार्ट हो गया अगर उतनी दूरी पर तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो एक ही तरफ हो जाएंगे, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस प्रकार ऊपर की ओर इनफाइनाइट लेंथ में जो भी अल्पांश लिए जाएंगे, ये पूरा तार लिया जाएगा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स और
नीचे वाले हिस्से के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स नीचे की ओर बनेंगे वो सभी अल्पांशों के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फलस्वरूप जो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो उन सभी अल्पांशों के क्षैतिज घटकों के कारण होगी। किसके कारण होगी? क्षैतिज घटकों के कारण होगी। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट्स, सभी अल्पांश के वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को संयोजित करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लिमिट लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? गाउस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका समझना है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। सिलेबस में आपका जो है वो गाउस लॉ से इंटेंसिटी निकालने का दे रखा है, तो हम गाउस लॉ से इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट पी पर। बात समझ में आ गई ना? वर्टिकल कंपोनेंट्स नहीं होंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और उसको हम लोग गाउस लॉ वहाँ पर लगाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको हटा देते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर मैंने एक पॉइंट पे लिया और इसे एक काल्पनिक गाउसियन सरफेस ले लिया। अब ऐसा क्यों किया या क्यों करते हैं इसको भी हम लोग समझ लेंगे। ये एक तार है, क्या ये, या ये हम इस तरह से एक रॉड ले लेते हैं, रिफल ले लेते हैं, इसमें से समझ लेते हैं। ये तार है, इनफाइनाइट लेंथ का है। सपोज करिए यह तार है, इस पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब जो प्रकाश किरणें वही हम मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो अब आप सोचिए, इसका मैं जो अल्प भाग ले लूँगा, छोटा सा पार्ट ले लिया, ये मैंने इसका एक छोटा पार्ट लिया, तो इस छोटे पार्ट से जो रोशनी निकल रही है, जो प्रकाश किरणें निकल रही है, वो किस किस डायरेक्शन पर निकल रही है? तो देखिए ये रोशनी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, यानी ये रोशनी इस तरीके से चारों तरफ ब्लूम हो रही है। ऊपर की रोशनी नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि तार यहाँ खत्म थोड़ी हो गया, हमने अभी अल्पांश लिया है, तार तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो तार के अंदर अंदर इंटेंसिटी नहीं है बल्कि चारों तरफ है। तो चारों तरफ से जो रोशनी फैल रही है उसको मैंने आर दूरी पर पूरा क्लोज कर लिया और इस पार्ट से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेंगे। और जब कुल फ्लक्स निकल आएगा वहाँ पर हम गाउस के नियम का उपयोग कर लेंगे। तो पॉइंट क्लियर है ना? तो हमने इसके एक छोटे से भाग को चारों तरफ से घेर लिया। अब इसका जो फ्लक्स है वो इधर से निकल रहा है, यानी जो कर्व सरफेस है इस भाग से निकल रहा है। अगर हम छोटे पार्ट को पैक करेंगे तो एक सरफेस ऊपर है और एक सरफेस नीचे है, तभी तो पूरा पैक होगा। जैसे कोई आवेश क्यों लेते थे तो पूरा पैक करते थे ना उसको घन के अंदर या गोले के अंदर, तो इसको भी, इस पार्ट को हमने चारों तरफ से पैक कर लिया। तो पैक करने पे कैसी आकृति बनेगी? सिलेंडर का शेप बनेगा। किसका शेप बनेगा? सिलेंडर का। हमें पता है कि ऊपर की ओर रोशनी नहीं जा रही, यानी ऊपर की ओर इससे निकलने वाली जो रेखा है वो इस पृष्ठ से ऊपर की ओर जा नहीं रही है, वो कंपोनेंट्स खत्म हो गए थे। फिर भी इसको क्लोज करने के लिए इस पर एक सरफेस ऊपर हो गई, एक सरफेस नीचे हो गई, एक सरफेस इसकी सिलेंड्रिकल हो गई, तो 3 सरफेस हो गई। इससे रोशनी अधिकतम 3 पृष्ठों से निकल सकती है। ओके, ऊपर और नीचे से निकलेगी नहीं, लेकिन अगर निकलेगी तो 3 पृष्ठ, जब उसको पूरा क्लोज करेंगे। तो एक सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस ये हो गया, ये इसका मैंने अल्पांश ले लिया, इसका ds बाहर की ओर हो गया और इसकी इंटेंसिटी भी बाहर की ओर हो गई। तो ds और इंटेंसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया? यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। ये सरफेस S1 हो गया। दूसरा सरफेस मैंने ऊपर की ओर, जैसे ये मार्कर है इसका ऊपर की ओर हो गया, तो दूसरा सरफेस जो है ना इसका मैंने अल्पांश ले लिया ds, ऊपर की ओर हो गया और इंटेंसिटी तो इसमें बाहर की ओर हो जाएगी, तो इसका जो थीटा है वो 90 डिग्री।
ये पूरा सरफेस जो ऊपर का सरफेस है इसका नाम दे दिया मैंने S2। क्या दे दिया? S2। इसी प्रकार इसके नीचे का जो सरफेस है इस सरफेस का नाम मैंने दे दिया S3। क्या दे दिया? S3। और इसका कोई अल्पांश ले लिया मैंने, तो इसके अल्पांश की डायरेक्शन जो हो जाएगी नीचे की ओर, जबकि तार में टेंशन तो बाहर की ओर आएगी। अभी मैंने समझाया तो परिणामी तीव्रता तो इस पॉइंट पर बाहर की ओर ही रहने वाली है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अब ये 3 सरफेसेस हैं, तो हम क्या करेंगे कि निकलने वाला कुल फ्लक्स, गाउस लॉ में यही तो होता था, निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो हम पहले इस सिलेंडर से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो पृष्ठ S1 से निकलने वाला फ्लक्स φ1 मानते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ S1 से निर्गत फ्लक्स φ1 बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ EDS। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ EDS और सरफेस S1 ले लिया, पृष्ठ S2 से निर्गत फ्लक्स φ2 अगर मान लें तो φ2 बराबर हो जाएगा EDS S2 सरफेस, S3 से निर्गत फ्लक्स φ3 बराबर हो जाएगा EDS। तीसरा हम सरफेस S3 ले लेंगे। अतः इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ या बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, अतः निर्गत कुल फ्लक्स φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड आल्सो। ओके, देन φ हो जाएगा EDS S1 सरफेस, EDS S2 सरफेस, EDS S3 सरफेस। φ इक्वल टू EDS, फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना है? 0, तो AB cos थीटा यानी EDS cos 0 S1 सरफेस, EDS cos दूसरे सरफेस के लिए, तो इंटेंसिटी और सरफेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। EDS cos ऑफ 90 S2 सरफेस के लिए प्लस EDS cos ऑफ 90 S3 सरफेस के लिए। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइव इक्वल हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए EDS, क्यों? क्योंकि cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 90 वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। 5 इक्वल टू हो जाएगा EDS सरफेस 1। अब देखिए सरफेस 1 कौन सी है बच्चों? सरफेस 1 ये है, ये सिलेंडर की। ओके, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं है। तो जो ये सरफेस है तो इसका DS लिया था अभी आपने, DS प्लस DS प्लस DS प्लस DS प्लस DS प्लस DS, यानी सभी DS जोड़ लेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? E तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो फाई बराबर E बाहर आ जाएगा और बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πRH। ओके, H का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको आप चाहे तो L लिख लीजिए, थोड़ा आपको इजी रहेगा, बुक्स में कहीं में L लिखा रहता है, तो 2πRH बन गया। ये आ गया नेट फ्लक्स कितना हो गया। ओके, अब हमें गाउस लॉ लगाएंगे और इंटेंसिटी निकाल लेंगे हम लोग। तो गाउस के नियम से फाइव पॉइंट होता है टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 5 का वैल्यू आप निकाल चुके हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई? तो
फाई की जगह ये रख देंगे। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ। तो फाई की जगह क्या लिखूंगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या लिखूंगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एल क्या होता है, लैम्डा, चूंकि क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू लैम्डा, या डी क्यू अपॉन डी एल होता तो भी लैम्डा हो जाता आपका। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये तो लैम्डा बन गया, लैम्डा, और यहाँ पर बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, पहले हम आर बाद में लिख दिया। ओके, ये हो गया आपका इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप, क्योंकि अभी मैंने देखा था कि जो इंटेंसिटी है वो क्लियरली बाहर की ओर ही है। अब आप इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप है ना कंटिन्यू आप समझ जाएंगे। इसके बाद मैंने ऊपर लिख रखा है ना, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये के बन जाता है, ई बराबर के 2 लैम्डा अपॉन आर, के 2 लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला बन गया। अतः के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट रहेगा ही, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, या इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है कि अगर किसी रेखीय आवेश से हम दूर जाएंगे तो तीव्रता धीरे धीरे घटने लग जाएगी, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको आप देख लीजिए, इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसमें। हम इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ को कैसे बनाएंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, हटा देते हैं। ओके, चलिए ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, दूरी के साथ तीव्रता का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी, इस तरह से। डिस्टेंस बिल्कुल कम थी, इंटेंसिटी ज़्यादा थी, डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी घट गई, आर को और बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया आर ऐसे, तो इंटेंसिटी घट करके यहाँ से और कम इतनी हो गई, तो इंटेंसिटी कंटिन्यू घट रही है। कहीं कहीं पर 1 अपॉन आर के साथ में ग्राफ होता है, तो 1 अपॉन आर के, तो ये समानुपाती है, तो 1 अपॉन आर के साथ में हम इसको लेंगे समानुपाती के रूप में। 1 अपॉन आर और इंटेंसिटी के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कराएगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन आर के समानुपाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो लीनियर चार्ज, जो स्ट्रेट चार्ज वायर होता है, इसके कारण जो इंटेंसिटी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसी प्रकार से आगे हम लोग किसी चादर के कारण चालक और अचालक चादर के कारण तीव्रता का स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, धन्यवाद।